आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मरे हुए चूहों का व्यापार। सुंदर आज से कई शतक पूर्व की बात है। यह युवक जैसे ही बड़ा हुआ तो उसके घर वालों ने अपनी सारी आशाएं उससे बांधते हुए बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। ऐसे ही कितने वर्ष बीते थे। गरीब माँ बाप का एकमात्र सहारा यही तो था, उनका पुत्र सुंदर। बचपन से लेकर जवान उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन लोगों ने अपने भविष्य के हजारों लाखों सपने देखे थे। हर माँ बाप की भांति उन्हें अपने बुढ़ापे का यही एकमात्र सहारा नजर आता था। हर रोज सुबह उठते ही वे अपने पुत्र की ओर देखकर मन ही मन में खुश हो लेते थे। सुंदर की बढ़ती आयु के साथ ही जैसे उनकी आशाओं के वृक्ष पर फूल आने लगे हों। पहले वृक्ष पर फूल आते हैं, फिर ही तो फल लगता है। आशा की हजारों किरणें जीवन के अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए जैसे व्याकुल हो उठती हों। सुंदर का पिता रामू काका इस गांव का बहुत ही गरीब आदमी था। इस बेचारे के पास अपनी कोई जमीन ना थी, बस लोगों के यहाँ काम धंधा करके अपने छोटे से परिवार का पेट पाल लेता था। अथवा खाली समय में लोगों के पशुओं का खेतों में चारा लाता, जिसके बदले में उसे थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता। इससे परिवार का जीवन चल रहा था। रामू काका का यही एक लड़का था जिसे वह पढ़ने के लिए गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास भेज दिया करते थे। उन्हें पता था कि यदि उनका पुत्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो शहर के राजा के पास जाकर कोई नौकरी प्राप्त कर लेगा। यही सोचकर रामू के दिन व्यतीत हो रहे थे। सुंदर पढ़ भी गया था, जवान भी हो गया था। अब तो रामू ने उसे शहर भेजने का पूर्ण निश्चय कर लिया था। एक रात दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को पास बुलाकर अपने दिल की सारी बातें कह डाली। सुंदर अब बच्चा नहीं था, वह अपने माता पिता के सारे दुख समझता था। वह यह भी जानता था कि इस गांव में रहकर उसका अपना भी अंधेरे में डूबा हुआ है। यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे शहर जाना ही होगा। फिर वह अपने बूढ़े माँ बाप पर कब तक बोझ बना रहेगा। अब तो उसे इनको कोई सुख देना चाहिए। यही सोचकर सुंदर ने उसी रात यह निर्णय कर लिया था कि मैं अब इस गांव को छोड़कर शहर जाऊंगा। वहीं पर जाकर कोई काम धंधा शुरू करूंगा अथवा राजा के यहाँ जाकर नौकरी कर लूंगा। इस प्रकार से यह युवक गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़ा। शहर में आते ही उसने बड़ा ही विचित्र वातावरण देखा। उसकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था, क्या करे, कहाँ जाए। इस शहर में तो सभी लोग बड़े स्वार्थी से लग रहे थे। वहां गांव के सब लोगों के दिलों में हमदर्दी थी। यहाँ शहर के सभी लोग स्वार्थी नजर आ रहे थे। सबके सब अपने अपने कामों में खोए हुए लगते थे। वह चौक पर खड़ा इन लोगों की ओर देखता रहा। बहुत देर तक उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक ही उसने राजा के कोषाध्यक्ष को अपने मित्र के साथ बातें करते हुए अपने पास से गुजरते देखा।
वे दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। राजा के खजाने का अध्यक्ष बड़े मजे से अपने साथी से कह रहा था, देखो मित्र, तुम यह तो भली भांति जानते हो कि इस समय राजा मुझसे बहुत खुश है। इसका कारण यही है कि उसका खजाना सदा धन से भरा रहता है। यह तो मैं जानता हूँ दोस्त, मगर आज आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस सफलता का राज क्या है। एक मरा हुआ चूहा, खजांची ने झट से कहा। अरे, यह क्या कह रहे हो? उसके मित्र का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मैं जानता हूं मित्र, मेरी यह बात सुनकर सब लोग ही हैरान होंगे, किंतु मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, और मैं इस समय भी अपनी बात पर पूरा जोर देकर कहूंगा। फिर वह कहते कहते कुछ देर के लिए रुक गया। शायद उसके सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा नजर आ रहा था। देखो मित्र, सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। हाँ, पड़ा है। अब इस चूहे को यदि कोई युवक अपनी अक्ल के जोर से उठाकर बुद्धि से काम में लाए तो वह भी अपने धंधे में सफल हो सकता है। मरे हुए चूहे से धंधा? हा हा हा। उसका मित्र इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा था, जैसे उसने बड़ी विचित्र सी अनहोनी बात कही हो। दोनों मित्र सुंदर के पास से गुजर गए थे, मगर सुंदर के लिए एक नई सोच छोड़ गए थे। मरा हुआ चूहा और धंधा, बात बड़ी विचित्र थी, मगर उसे राजा के खजांची ने कहा था, इसलिए इसके बारे में सोचना तो अवश्य होगा। इस बात को एक बार जरूर करके देखना चाहिए। यही सोचकर बुझे हुए मन से सुंदर ने उस मरे हुए चूहे की दुम पकड़कर उसे हाथ में उठा लिया और बड़े आराम से उस भीड़ वाले बाजार में चलने लगा। साथ ही साथ उसे यह ख्याल भी आ रहा था कि यह सोच किसी पागल की हो सकती है। वैसे भी उसे इस हालत में लोग देखकर पागल ही कहेंगे, मगर फिर भी वह उस मरे चूहे को उठाकर बाजार में चलता रहा। लोग वास्तव में ही बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे और कह रहे थे, अरे यह कोई पागल है जो मरा हुआ चूहा उठाए लिए जा रहा है। मरता क्या ना करता। उस बेचारे को कुछ तो करना ही था। वह तो घर से काम करने के लिए आया था। बूढ़े माँ बाप ने उससे हजारों आशाएं बांध रखी थी। अब वह हर हालत में उनकी आशाओं को पूरा करना चाहता था। यह सोचकर वह सीने पर पत्थर रखे उस मरे हुए चूहे को हाथ में उठाए चलता ही रहा। लोग उसे पागल कहें या जंगली, उसे इससे कुछ नहीं लेना। एक स्थान पर एक सेठ जी की बड़ी प्यारी बिल्ली ने जैसे ही सुंदर के हाथ में उस मरे हुए चूहे को देखा तो उसकी ओर भाग खड़ी हुई। बिल्ली रानी रुको, कहाँ जा रही हो? सेठ जी उस बिल्ली के पीछे भागने लगे। बिल्ली उस चूहे के पास आकर रुक गई थी। उसे पकड़ने के लिए उल्टी सीधी छलांगें लगा रही थी। सेठ जी समझ गए कि उनकी बिल्ली अब इस चूहे के बिना घर वापस नहीं जाएगी। अब तो इस लड़के से यह चूहा खरीदना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए उन्होंने सुंदर की ओर देखकर पूछा, ओ लड़के, अपना चूहा बेचोगे? हाँ बेचूंगा सेठ जी। क्या लोगे? जो आप खुशी से दे देंगे। 1 रुपया दे दूं? सेठ जी, मैंने कहा ना, जो भी आप खुशी से दे देंगे मैं ले लूंगा। तो फिर ठीक है, ये लो 1 रुपया और चूहा मुझे दे दो। सेठ जी ने सुंदर के हाथ में चांदी का एक सिक्का देते हुए कहा। सुंदर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जिस चूहे का लोग मजाक उड़ा रहे थे वही चूहा उसे चांदी का रुपया दे गया। अब इस रुपये से वह अपना नया जीवन तो शुरू कर सकता है। चांदी का रुपया सुंदर के हाथ में था। वह फिर उस बड़े बाजार आ गया था और साथ ही सोच रहा था कि इस रुपये से वह ऐसा कौन सा धंधा शुरू करे जिससे उसका और उसके माँ बाप का पेट पलता रहे।
मगर इस रुपये से भला कौन सा काम चल सकता है। यही सोचकर एक बार फिर से उदास हो गया था। सुंदर कितनी देर तक वहां खड़ा हुआ बाजार में सजी हुई दुकानों की ओर देखता रहा। लोग इन दुकानों से आकर अपना मनपसंद सामान खरीदते और पैसे देकर चले जाते। आखिर यह दुकान वाले भी तो किसी से सामान खरीदते ही होंगे। सुंदर के मन में एक ख्याल आया और इसके साथ ही वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं वही सामान इन दुकानदारों के लिए लाकर इनको बेच दिया करूं। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे यह ख्याल आया कि इसके लिए भी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इतनी पूंजी तो उसके पास है ही नहीं। इसलिए उसे मजबूर होकर यह विचार अपने मन से निकाल देना पड़ा। अब वह कोई और विचार सोचने लगा। गर्मी का महीना था। यह लोगों को प्यास तो खूब लग रही थी, विशेषकर वे लोग जो शहर से दूर जाकर राजा के खेतों में काम करते थे। वहां तो दूर दूर तक पानी का नाम तक नहीं था। मारा पापड़ वाले को सुंदर ने चुटक बजाई, जैसे उसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। अब समझ में आ गया काम। सुंदर ने वहां चलकर एक मटका खरीदा और फिर उसे पानी से भरकर अपने पास रख लिया। कल तक यह पानी खूब ठंडा हो जाएगा। फिर वह इस ठंडे पानी के मटके को उठाकर उस पगडंडी पर वृक्ष के नीचे जा बैठेगा, जिस पगडंडी से राजा के मजदूर वापस आते हैं। इस कड़कड़ाती गर्मी में उन्हें रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। और फिर हा हा हा, सुंदर जोर से हंस पड़ा। सुबह उठते ही उसने पानी से भरा मटका सिर पर रखा और उस रास्ते पर जा बैठा जिससे राजा के खेतों में काम करने वाले मजदूर वापस आने वाले थे। सुबह से दोपहर हो गई थी। गर्मियों और दिनों से कुछ अधिक थी। खेत के मजदूरों की जैसे ही छुट्टी हुई तो प्यास के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। पानी पानी आदि, ऐसे में उन्हें ठंडा पानी मिल जाए तो उनकी जान में जान आए। फिर अचानक ही उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठे सुंदर की ओर देखा, जो पानी का मटका लिए बैठा था। खुशी से उनकी बाँछें खिल गईं। वो देखो पानी वाला, हा हा पानी वाला, चलो दौड़ो चल के पानी पिए। इतना कहते हुए सब मजदूर सुंदर की ओर दौड़ पड़े। इनमें कुछ मजदूर ऐसे भी थे जो राजा के लिए बड़े खूबसूरत फूल लिए जा रहे थे। सुंदर ने सबको बारी बारी पानी पिलाया तो इनमें से एक बूढ़े ने अपने फूलों का टोकरा एक ओर रखकर पानी पी लिया और हंसकर कहने लगा, युग युग जियो मेरे बेटे, तुमने जो आज इस बूढ़े को मरने से बचाया है, मैं अभागा इसके बदले में क्या दे सकता हूँ। काका, यदि आपके पास और कुछ नहीं तो चलो थोड़े से फूल ही दे डालो। हाँ हाँ बेटा, तुम मुझसे इसके बदले में फूल ही ले लो। बूढ़े ने अपने टोकरे में से कुछ फूल उठाकर सुंदर को दे दिए। धन्यवाद काका। बेटे, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मुझ जैसे प्यासे बूढ़े को पानी पिलाया, नहीं तो भगवान जाने प्यास से मेरा क्या हाल होता। काका, यह तो मेरा कर्तव्य था। मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है, सुंदर ने हंसकर कहा। फिर बारी बारी सभी मजदूर उसके पास आने लगे और पानी पीकर इसके बदले में उसे फूल देने लगे। सारे के सारे मजदूर उससे बहुत खुश थे। उन्होंने सुंदर से कहा, देखो भाई, तुम कल भी हमारे लिए पानी लेकर आना। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हम तुम्हें इसके बदले अच्छे अच्छे फूल देंगे। अवश्य लाऊंगा मित्र। मैं आपकी सेवा के लिए ही तो यहाँ तक आया। प्यासे को पानी देना तो पुण्य का काम है। मैं ऐसा अच्छा काम करके बहुत खुश हूँ। मुझे तो लोक सेवा में ही बड़ा आनंद आता है। सुंदर के मुंह से ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर सारे के सारे मजदूर बहुत खुश हो गए थे। सभी सुंदर को प्यार करने लगे थे। बारी बारी से सब चले गए। सुंदर जब अकेला रह गया तो उन फूलों की ओर देखकर नई योजना सोचने लगा। मरा हुआ चूहा मिला
तो उस पैसों से उसने मटका खरीदा। मटके से पानी पिलाकर उसने यह सब फूल इकट्ठे कर लिए। अब उसके पास बहुत से फूल थे। इसे ही तो कहते हैं बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। यह फूल अब मैं शहर जाकर बेच दूंगा। उसने सुबह ही रास्ते में एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर देखा था, हनुमान जी का मंदिर, जिस पर हर मंगलवार को बहुत से भक्त लोग आते थे। सौभाग्य की बात थी कि आज मंगलवार तो था ही। आज सब लोग मंदिर में आएंगे और उन्हें फूलों की भी जरूरत पड़ेगी। खुशी से उसने चुटकी बजाई और फिर उन फूलों को इकट्ठा करके उस मटके में सजाया और उस मंदिर की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे वह सपनों की दुनिया में खोया उस मंदिर की ओर चलने लगा। यह मंदिर बहुत पुराना था। स्वयं राजा भी कभी कभी मंदिर में आ जाते थे, जिनके कारण इस मंदिर की विशेषता और भी बढ़ गई थी। पहाड़ की चोटी पर बने इस प्राचीन मंदिर तक जाने के लिए काफी टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, मगर फिर भी श्रद्धालु भक्त थकते नहीं थे। सुंदर तो वैसे ही थकने वाला नहीं था, क्योंकि उसे तो पता था कि मुझे काम करना है, काम करके धन कमाना है। वह उस मंदिर की ऊंची और कठिन चढ़ाई को कुछ ही समय में पार करके मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाहर बहुत से लोग खड़े थे पूजा के लिए। हर एक को फूलों की जरूरत थी। अभी तक वहां कोई भी फूल वाला नहीं था। जैसे ही उन्होंने सुंदर को फूल लाते हुए देखा, लाओ भाई फूल दो, तुम तो बहुत अच्छे समय पर पहुंचे हो। हम तो सोच ही रहे थे कि पूजा के लिए फूल कहाँ से लाएं। सुंदर को बहुत से लोगों ने घेर लिया था। उन सबकी जबान पर एक ही बात थी कि हमें फूल दो, हमें फूल दो। सुंदर का भाग्य साथ दे रहा था। धड़ाधड़ उसके फूल बिक रहे थे। सब लोग उसे पैसे दे रहे थे। बाहरे मरे चूहे। वास्तव में ही उस बुद्धिमान खजांची की बात सत्य ही थी। सुंदर को बार बार वही बात याद आ रही थी। वह पैसे भी इकट्ठे कर रहा था और उस चूहे को भी याद कर रहा था। कुछ ही क्षणों में उसके सारे फूल बिक गए। उसके बदले में उसके पास बहुत से पैसे भी आ गए। इतने पैसे इकट्ठे एक दिन में मिल जाएंगे, ऐसी तो कल्पना भी उसने नहीं की थी। बहुत खुश हो गया था सुंदर। इसी खुशी में उसने हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा की और माथा टेका। फिर शहर की ओर वापस चल दिया। उसने शहर में आते ही एक दुकान से बढ़िया खाना खाया। फिर एक हलवाई की दुकान पर गया, जहां पर कई प्रकार की मिठाइयां सजा कर रखी हुई थीं। गांव में तो इन मिठाइयों को देखने का कभी अवसर नहीं मिला था। केवल सुना ही था कि शहर में मिठाइयां भी होती हैं। मुंह में पानी भर आया सुंदर के इन मिठाइयों को देखकर। अब तो उसके पास इतने पैसे थे कि वह अपनी मनपसंद मिठाई खरीद कर खा सकता था। बचपन से ही उसने जलेबी का नाम सुना था, और तो किसी मिठाई का नाम उसे नहीं आता था। लड्डू तो गांव में हर शादी पर देखे ही जा सकते थे, मगर खाने के लिए उसने अपनी मनपसंद मिठाई जलेबी खाई। उसका पेट भर गया। रात को सोने के लिए उसने एक दुकान के बाहर ही ठिकाना बना लिया। घर से दूर दूसरे शहर में, जहां पर उसका कोई भी नहीं था। अकेला अकेला वह अकेला ही तो था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वह गांव से धन कमाने के लिए ही तो शहर आया था। धन और भी अधिक कमाने के लिए उसे कल 2 मटके और साथ में थोड़ा नाश्ते का सामान भी खरीदना होगा। इससे उसकी बिक्री और बढ़ेगी। वह अधिक लोगों को पानी पिलाकर उनसे और अधिक फूल लेगा। फिर उन फूलों को लेकर दूसरे मंदिरों में जाकर बेचेगा। इस प्रकार से उसके पास और धन आएगा। दूसरे दिन सुंदर ने पानी के 2 मटके ले लिए और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर एक थैले में डालकर कंधे से लटका लिया। आज उसने सोचा कि बाग में फूल तोड़ने वाले मजदूरों के साथ साथ
खेतों में काम करने वाले किसानों को भी पानी पिलाया जाए। आखिर वे बेचारे भी तो बड़े प्यासे होते हैं। खेतों में पानी कहाँ मिलता है? यह सोचकर सुंदर खेतों में काम करने वाले किसानों के पास जाने लगा। किसान लोग उसकी इस सेवा से तो बहुत ही खुश हो गए। इसके बदले में कोई किसान अपनी फसल में से थोड़ा सा हिस्सा दे देता, कोई उसे खाना खिलाता, कोई दूध पिला देता। केवल यह बात इसी लेन देन तक ही नहीं रही, बल्कि उन लोगों को सुंदर से दिली प्यार हो गया था। वे सब के सब उसे कहते, दुख में कभी भी हमें याद करना, हम सदा तुम्हारे काम आएंगे। थोड़े ही समय में इस क्षेत्र में सुंदर बहुत लोकप्रिय हो गया। पहले जिसे कोई नहीं जानता था, अब वह हर स्थान पर लोग उसे जानने लगे थे। एक बार जब सुंदर खेतों में से वापस शहर की ओर आ रहा था, तो रास्ते में उसे भयंकर तूफान ने आ घेरा। तूफान इतना खतरनाक था कि खेतों में काम करने वाले लोग अपने खेत छोड़कर भाग खड़े हुए। बहुत से वृक्ष टूटकर गिर पड़े, फलदार वृक्षों के फल टूटकर धरती पर बिखर गए। सुंदर ने इस तूफान से बचने के लिए खेतों में बने एक पुराने मकान में शरण ले ली। सुंदर का दिल इतना छोटा नहीं था जो इस तूफान से डरकर भाग खड़ा हो। वह तो केवल इस तूफान के रुकने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई तो सुंदर ने चारों ओर बिखरे पत्ते पत्तियों की ओर देखा, टूटे हुए बड़े बड़े वृक्षों को देखा। तूफान तो गुजर गया था, मगर उसकी विनाश लीला सामने थी, जिसे सुंदर बहुत ही ध्यान से देख रहा था। और साथ साथ वह सोच रहा था, यदि मरे हुए चूहे को बेचकर धंधा शुरू करके धन कमाया जा सकता है, तो फिर इन टूटे हुए वृक्षों को बेचकर धन क्यों नहीं कमाया जा सकता। सुंदर के तेज दिमाग में झट से नया रास्ता निकाल लिया। इन लकड़ियों को इकट्ठा करके यदि शहर में बेच दिया जाए तो काफी धन मिल सकता है, किंतु इस काम को वह अकेला कैसे कर सकता है? इसके लिए तो काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी। वह अकेला। सुंदर अपने आप पर हंसा और स्वयं से ही कहने लगा, अरे अकल बढ़िया भैंस, चल शहर, वहां से थोड़े से लड्डू ले ले। फिर हुआ यही। सुंदर ने हलवाई की दुकान से लड्डू खरीदे और एक स्थान पर खेल रहे बच्चों के पास जाकर खड़ा हो गया। लड्डू उसके हाथ में साफ दिखाई दे रहे थे। गरीब बच्चों ने जैसे ही लड्डुओं को देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया। वे अपने अपने होंठों पर जबान फेरने लगे। क्यों, लड्डू खाओगे? हाँ, सारे बच्चे एक साथ बोल रहे थे। देखो भैया, ये लड्डू तुम्हें एक शर्त पर मिल सकते हैं। कौन सी शर्त पर? तुम सब इकट्ठे होकर मेरे साथ सामने खेतों में चलोगे और फिर वहां पर पड़े हुए वृक्षों को उठाकर एक स्थान पर इकट्ठा करके रख दोगे। हमें मंजूर है। सारे के सारे बच्चे एक साथ बोल उठे, यदि तुम्हें मंजूर है तो चलो आओ मेरे साथ। इतना कहकर सुंदर आगे आगे चल पड़ा। पीछे पीछे सारे बच्चे चल निकले। सुंदर ने सामने पड़े हुए टूटे वृक्षों की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, चलो आओ, हम सब मिलकर इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं। इसके पश्चात तुम लोग लड्डू खाना और अपने घरों की ओर जाना। बच्चे एकदम इन वृक्षों पर टूट पड़े थे। इतने बच्चों से तो शैतान भी डर जाता है। यह वृक्ष क्या चीज थे। वे लोग उन वृक्षों को घसीट घसीट कर एक स्थान पर इकट्ठा करते रहे। देखते ही देखते सारे वृक्ष एक स्थान पर इकट्ठे हो चुके थे। सुंदर ने सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और हर एक के हाथ में एक एक लड्डू दे दिया। सारे बच्चे लड्डू लेकर खुशी से नाचने लगे। उनमें से बहुत से बच्चों ने तो जीवन में पहली बार ही लड्डू चखा था। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद करते हुए बच्चे तो वहां से चले गए।
उनके जाने के पश्चात सुंदर के सामने एक ही समस्या थी, वह थी कि इन लकड़ियों को शहर कैसे ले जाया जाए। अभी वह खड़ा सोच ही रहा था कि सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखी। जैसे ही बैलगाड़ी उसके करीब आई तो उसके बीच में बैठे किसान ने उसे पहचान लिया और बोल उठा, अरे सुंदर, तुम यहाँ? हाँ काका, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। कैसे फंस गए हो? तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम तो हमें खेतों में पानी पिलाया करते हो। अब तुम बताओ, इस दुख के समय हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? काका, मैं इन वृक्षों को शहर ले जाना चाहता हूँ, बस मेरा इतना सा काम कर दो। अरे सुंदर बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो शहर ही जा रहा हूँ। कुल्हाड़ा मेरे पास है, पहले इनके पत्ते और टहनियाँ काट दो, खाली लकड़ी ही तो बिकेगी, इसे लेकर चलते हैं। काका, मैं आपका बेटा हूँ, जैसे आप कहोगे वैसा ही करूँगा। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर इन लकड़ियों को साफ करके बैलगाड़ी में रखा, फिर शहर की ओर चल पड़े। शहर पहुंचकर एक लकड़ी के व्यापारी की दुकान के आगे बैलगाड़ी रोक दी गई। उस व्यापारी ने इतनी बढ़िया लकड़ी शायद पहली बार ही देखी थी। उसने स्वयं उठकर सुंदर का स्वागत किया। फिर उसने उसे लकड़ी का दाम चुकाकर कहा, भाई, ऐसी लकड़ी हमारे लिए रोज ही लाया करो, हम तो आप जैसे ग्राहकों के सिर पर ही पल रहे हैं। जरूर लाऊंगा, अब की बार तो इससे बढ़िया लकड़ी लाऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं भी आप जैसे दोस्तों का दोस्त हूँ। सुंदर ने रुपये संभाल कर अपनी जेब में डाल लिए और वहां से उस किसान का धन्यवाद कर चल पड़ा। अभी सुंदर थोड़ी दूर ही गया था कि उसने दो आदमियों को आपस में बातें करते सुना कि कल इस शहर में घोड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा है। उसके पास 500 घोड़े हैं। 500 घोड़े लेकर जो व्यापारी आ रहा है, उसे उन घोड़ों के लिए घास की जरूरत पड़ेगी। यदि वह गांव वालों के पास जाकर बहुत सारी घास इकट्ठी करके ले आए, उस व्यापार से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर का तेज दिमाग हमेशा दूर की बातें सोचता रहता था। सत्य बात तो यह थी कि जब से उसे वह मरा चूहा मिला था, तब से ही उसे यह पता चला था कि दुनिया में व्यापार भी कोई चीज है। तब से लेकर अब तक वह हर बात में ही व्यापार का रास्ता ढूंढता रहता था। इस रास्ते से ही इंसान धनवान बन सकता है। यह बात उसके दिमाग में भली भांति बैठ गई थी। 500 घोड़े और उनके लिए चारे का प्रबंध, वाह वाह, अब आएगा मजा। ऐसे में ही उसके सारे गांव वाले मित्र काम आएंगे, जिनको वह अपने हाथों से पानी पिलाता है। उन्होंने ही तो कहा था कि कभी भी हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। यह सारा काम तो गांव वालों का ही है, उनकी सहायता से ही तो वह इतनी घास इकट्ठी करके शहर ला सकता है। उन बेचारों को क्या चाहिए, बस यही ना कि खेतों में जाकर उन्हें ठंडा पानी पिलाया जाए और थोड़ा सा मीठा खाने के लिए दिया जाए। सेवा से ही तो मेवा मिलती है। वे केवल प्यार के ही भूखे हैं। सीधे साधे गांव के लोग तो प्यार के 2 शब्द सुनकर ही जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सब सोचकर सुंदर ने गांव वाले लोगों के लिए लड्डू और जलेबियां खरीद ली। साथ ही ठंडे पानी का मटका अपने कंधे पर रखा और फिर गांव की ओर वापस चल दिया। दोपहर की कड़कड़ाती धूप थी। गांव के लोग अपनी गेहूं की फसल काट रहे थे। ऐसे में प्यास तो लगती ही है, किंतु जब दूर दूर तक पानी ना ले तो मजबूर होकर अपने सीने पर पत्थर तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि किसान बेचारे के दिमाग पर तो यही बोझ होता है कि जल्दी से जल्दी फसल कट जाए। ऐसे समय में वह अपना एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहता। किसानों ने जैसे ही सुंदर को पानी का मटका लाते हुए देखा तो उनके मन जैसे नाच उठे। भूखे को रोटी मिले या प्यासे को पानी, ऐसे समय की खुशी के बारे में वही आदमी जान सकता है जिसने कभी ऐसा अवसर जीवन में देखा हो। भैया पानी पिलाओ, पानी, हम तो आज बहुत ही प्यासे हैं, आज कुछ गर्मी भी अधिक है।
लो पानी पियो, साथ में लड्डू भी खाओ, जलेबी भी। मुझे पता है तुम लोगों को प्यास के साथ साथ भूख भी लगी होगी। अरे वाह सुंदर, तुमने तो आज हमारे मन की बात कह डाली। बेटा, तुम इंसान के रूप में सचमुच कोई भगवान हो। बूढ़े किसान ने प्यार से सुंदर का मुंह चूम लिया, जैसे वास्तव में ही उसे कोई भगवान मिल गया हो। काका, मैं भगवान नहीं, आपका बेटा हूँ, सुंदर ने बूढ़े के मुंह में लड्डू डालते हुए कहा। बस बेटा बस, तुमने तो हमारी बहुत सेवा कर ली। कभी हमें भी कोई काम बताओ ताकि हम भी तुम्हारे काम आकर इस बोझ को उतार सकें। काका, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि आप लोगों को कोई कष्ट दूं, किंतु बोलो बोलो बेटा बोलो, तुम तो हमारे अपने ही हो। बूढ़े किसान ने लड्डू को गले से नीचे उतारते हुए कहा। काका, बात कुछ ऐसे ही है जैसे कहते हुए भी शर्म आती है, मगर ना कहने से भी कुछ नहीं बनता। तो फिर कह डालो बेटा। काका, राजा के यहाँ कुछ घोड़े आने वाले हैं, उन्होंने मुझे यह कहा है कि इनके चारे का प्रबंध कर दो। ये कौन सी बड़ी बात है बेटा, चारा तो हम लोगों के घर की खेती है। अभी हम सब गांव वाले मिलकर इसे काटते हैं और घास तो हमारे खेतों में मुफ्त की ही होती है। इसे हमें बोना नहीं पड़ता, बस थोड़े से खाली समय की बात है। हम सब मिलकर तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर काका। वह कौन सी? यही कि आप लोग मुझसे इसके दाम तो लेंगे, भले ही थोड़े ही लें। इसके साथ ही आप सब गांव वाले यह भी वचन देंगे कि राजा के और किसी आदमी के आगे ना तो घास बेचोगे और ना ही चारा। देखो बेटा, हमें यह वचन तो देते हैं कि हम सब गांव वाले शहर से आने वाले किसी आदमी को घास और चारा नहीं देंगे, मगर तुमसे इस काम के दाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि तुमने हमारी बहुत सेवा की है। तुम्हारा यह काम तो हम पहली बार कर रहे हैं। सुंदर का तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा था। यही तो वह चाहता था। गांव वालों का दिल तो उसने अपने प्यार से जीत ही लिया था। अब तो वे सब उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार बैठे थे। रातों रात सब गांव वालों ने मिलकर कुछ घास खोदी और कुछ चारा काटकर बैलगाड़ियों पर लादा और सुबह होने तक शहर में पहुंचा दिया। सुंदर भी बराबर इन किसानों के खाने पीने का प्रबंध कर रहा था। इसके साथ काम में भी हाथ बटा रहा था। शहर पहुंचकर उसने सब किसानों को हलवाई की दुकान से मिठाई खिलवाई, जिससे सारे किसान बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने एक जवान से कहा, यदि ऐसा और काम हमारे योग्य हो तो बताते रहना सुंदर, जरूर बताऊंगा। आप ही लोग तो वास्तव में मेरे माँ बाप और बहन भाई हो, मित्र हो। आपके बिना तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तो केवल आपके प्यार से ही जिंदा हूँ। सारे किसान खुशी से नाचते हुए सुंदर के गले मिलकर अपने गांव की ओर वापस चल पड़े। सभी लोग सुंदर के प्यार की प्रशंसा कर रहे थे। इतनी सेवा, इतनी इज्जत तो आज तक उनकी किसी ने भी नहीं की थी। सुंदर को यह तो पता था कि पूरे 500 घोड़े आ रहे हैं। पास वाले गांव की जितनी भी घास थी उसने पहले ही अपने लिए इकट्ठी करवा ली थी। चारे की फसल भी पूरी की पूरी कट चुकी थी। अब उन घोड़ों वालों को कहीं से घास मिलेगी और ना ही चारा। सारे शहर में किसी के पास भी इतने घोड़े के लिए खुराक नहीं मिलेगी। हा हा हा, अब आएगा मजा। जोर से हंसता हुआ सुंदर चारे और घास को मिलाकर गट्ठर बांधने लगा था। उसने गिनकर पूरे 500 गट्ठर तैयार कर लिए थे। दूसरे दिन सुबह ही घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़े लेकर शहर में आ गया था। उसे सबसे पहले तो अपने घोड़ों की भूख का ख्याल था। रात भर के सफर के थके हुए घोड़े यदि कुछ खाएंगे नहीं तो वैसे ही टूट जाएंगे। फिर इनके दाम भी कहाँ मिल पाएंगे। यदि राजा इन्हें इस हालत में देखेगा तो इन्हें खरीदने से ही इनकार कर देगा। यही सोचकर घोड़े का व्यापारी धनीराम शहर में निकला। उसके साथ उसके कई नौकर भी थे। धनीराम ने सारा शहर घूमा देखा, मगर उसे ना तो कहीं इतनी घास दिखाई दी और ना ही किसी दुकान पर इतनी मात्रा में चारा था जिससे 500 घोड़ों का पेट भर सकता। अब क्या होगा? क्या मेरे घोड़े भूखे मर जाएंगे? धनीराम चिंता के सागर में डूबा इधर उधर देख ही रहा था तो उसने सामने खुले मैदान की ओर देखा, जहां पर सुंदर घास और चारा लिए बैठा था। अरे वाह,
यह तो बहुत अच्छा हुआ। इस युवक के पास तो मेरे घोड़ों के लिए पूरा चारा है। ऐसा लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरे घोड़े भूखे नहीं मरेंगे। स्वयं ही बोलता हुआ धनीराम अपने साथियों को लेकर सुंदर की ओर चल पड़ा। क्यों भाई, ये चारा बेचोगे? क्यों नहीं सेठ जी, हमारा काम ही क्या है, हम आप जैसे ही सेठों की सेवा के लिए तो बैठे हैं। सुंदर ने बड़े आदर से सेठ जी को प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हारा यह सारा चारा खरीदना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी सेठ जी। बोलो कितने रुपये लोगे? सेठ जी आप तो बड़े लोग हैं। नहीं, मैं तो आपका बच्चा हूँ। मैं आपके सामने मुंह खोलता अच्छा नहीं लगता। जो भी आप खुशी से देना चाहें दे दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सेठ धनीराम सुंदर की इस मीठी भाषा को सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें पहली बार तो इस बात की खुशी थी कि उनके घोड़ों के लिए पूरी खुराक मिल गई थी। दूसरी, इस लड़के ने अपनी मीठी बातचीत से उनका मन जीत लिया था। उन्होंने इसी खुशी में अपनी जेब में से 1000 रुपये निकालकर सुंदर को तुरंत देती हुई कहा, लो बेटा, यह तुम्हारा इनाम है। 1000 रुपये? यदि थोड़े लगते हो तो मैं और भी दे सकता हूँ। 1000 रुपये? सुंदर ने तो घर से निकलते समय इतनी बड़ी रकम का सपना भी नहीं देखा था। इकट्ठे 1000, शायद उसके जीवन में यह सबसे भाग्यशाली दिन था जब उसे 1000 रुपये इकट्ठे मिल रहे थे। इसके साथ ही उसे मरा हुआ चूहा और राजा जी के खजांची की बात याद आई, जिसने उसे मरा हुआ चूहा दिखाकर कहा था कि यदि कोई कमाना चाहे तो इस मरे हुए चूहे से भी कमा सकता है। 1000 रुपये की रकम सेठ धनीराम से लेकर सुंदर उसी हलवाई की दुकान पर आ गया था। वह आज बहुत खुश नजर आ रहा था। आते ही उसने उसे बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाने के लिए कहा। हलवाई के यहाँ अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसे वैसे ही इस लड़के से प्यार हो गया था। सुंदर का भी अपना इस शहर में कोई नहीं था, इसलिए उसे भी इस हलवाई से अधिक प्यार हो गया था। जैसे ही हलवाई मिठाई लेकर आया तो उसने बड़े प्यार से सुंदर की ओर देखते हुए कहा, कहो बेटा कैसे हो? लगता है आज कुछ मामला जम रहा है। हाँ काका, आपकी कृपा से आज मामला जम ही गया। उस घोड़े के व्यापारी को मैंने अपना सारा चारा बेच दिया। आज मुझे 1000 रुपये नगद मिले हैं, इसलिए मैं खुश हूँ काका। बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इससे अधिक धन कमाओ। धन कमाने के लिए बुद्धि की जरूरत है। वह बुद्धि भगवान ने तुम्हें खूब दी है। और मैं तुम्हें एक शुभ सूचना दूं। जरूर दो काका। देखो बेटा, कल सुबह ही गंगा घाट पर विदेश से एक व्यापारी अपना सामान लेकर आ रहा है। उस माल को खरीदने के लिए इस शहर के बड़े बड़े सेठ पहुंचने वाले हैं। यदि तुम उनसे पहले पहुंचकर सारा माल अपने हाथ में कर लो तो तुम्हारे बारे के न्यारे हो जाएंगे। काका, तुमने तो मुझे एक और नया रास्ता दिखा दिया। मैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए वहां अवश्य जाऊंगा और भगवान ने चाहा तो आपके आशीर्वाद से सफल होकर ही वापस आऊंगा। सुंदर के दिमाग में अचानक ही बहुत सारी बातें आ गई थीं। बर्फी का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालकर दूध का भरा गिलास उठाकर उसे पीने लगा। उसके पास 1000 रुपये नगद थे। इतने में किसी बड़े व्यापारी का सारा माल तो खरीदा नहीं जा सकता था, मगर यदि वह सारा माल अपने कब्जे में नहीं करेगा तो इससे पूरा लाभ नहीं हो सकता। सोच में पड़ गया था सुंदर, और फिर सोचते सोचते जैसे अपनी मंजिल पा ली हो, वह वहां से सीधा गांव गया और वहां जाकर अपने एक मित्र किसान से कहा कि मुझे एक दिन के लिए तुम्हारे रथ की जरूरत है। अरे सुंदर, तुम एक दिन की क्या बात कर रहे हो? हम तो तुम्हारे लिए इसे पूरे उम्र के लिए दे सकते हैं। किसान ने सुंदर को प्यार के साथ अपनी छाती से लगाते हुए कहा। सुंदर को यही आशा थी कि यह किसान उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। रथ तो उसे मिल ही जाएगा। देखते देखते उसी समय किसान ने रथ सजा दिया था। उसके आगे बड़े खूबसूरत बैल जुते हुए थे, जिनके गले में बड़ी बड़ी घंटियां डाली हुई थीं। रथ के ऊपर बहुत कीमती कपड़े डले हुए थे। वास्तव में ही इस रथ को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह किसी बड़े व्यापारी का हो। सुंदर ने भी शहर में आकर 2 जोड़े बढ़िया कपड़े बनवा लिए थे। उसी रथ में बैठकर वह शहर के हलवाई की दुकान पर आया। हलवाई ने जैसे ही सुंदर को रथ से उतरते देखा तो उसका दिल खुश हो गया था। इस रथ में बैठकर सुंदर किसी सेठ से कम नजर नहीं आ रहा था। अब वास्तव में ही सुंदर अपने काम में सफल हो जाएगा। हलवाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया।
सुंदर ने पहले तो अपने कपड़े बदले, शरीर पर सेठों वाला साल, सिर पर टोपी, फिर उसने अपने लिए एक तंबू का प्रबंध किया। उसे रथ में रखकर रातों रात गंगा घाट पहुंच गया। उसने घाट के बाहर ही तंबू लगवा दिया। उसे पता था कि बाहर से आने वाले सारे व्यापारी इसी स्थान पर उतरते हैं। अपना तंबू लगाकर उसने उस किसान को तंबू के बाहर बैठा दिया, जैसे सेठ का कोई नौकर बाहर बैठा हो। सुबह होते ही जैसे ही वह व्यापारी घाट पर उतरा तो सुंदर ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया, साथ ही उसे अपने तंबू में जलपान पर बुला लिया। बस फिर क्या था, सुंदर ने अपनी मीठी मीठी बातों से उस व्यापारी का दिल जीत लिया। वह इतना खुश हो गया कि उसने अपना सारा माल सुंदर को ही बेचने का फैसला कर लिया। सुंदर यही तो चाहता था। वह खुशी से नाच उठा। उसने सेठ बांकीलाल से कहा, देखो सेठ जी, मैं आपका सारा माल खरीद लूंगा। इसके लिए ये 1000 रुपये पेश की रख लीजिए, शेष धन मैं आपको थोड़ी देर में चुका दूंगा। सुंदर सेठ, इस संसार का सारा व्यापार केवल विश्वास पर ही चलता है। यदि तुम 1000 ना भी दो तो भी यह सारा माल आपका है। आप भले ही इसे बेचकर हमें पैसे दे देना। इतना कहते ही सेठ बांकीलाल सुंदर के पास से उठा और अपने आदमियों को बुलाकर कहा कि सारा माल उतार कर सामने तंबू में पहुंचा दो। नौकरों ने सारा माल उतार कर सामने तंबू में पहुंचा दिया। सुबह होते ही शहर के बड़े बड़े व्यापारी गंगा घाट पर माल खरीदने के लिए पहुंचे। वे सबके सब बड़े खुश थे कि अब की बार परदेश से आया माल खरीदेंगे और उससे खूब धन कमाएंगे, क्योंकि व्यापारी मंगतराम जब भी उनके शहर में आता है तो बहुत सा ऐसा विदेशी माल लाता है जिसे लोग हाथों हाथ ही खरीद ले जाते हैं। सेठ मंगतराम बड़े आराम से लेटा हुआ था। जैसे ही व्यापारी ने उसके तंबू में प्रवेश किया तो उसने हंसते हुए उन सबका स्वागत करते हुए कहा, आओ भाइयों आओ, कहो तुम लोग कुशलता से तो हो। हाँ हाँ सेठ जी, हम सब आनंद से हैं। हमें कल ही सूचना मिली थी कि आप बहुत सा माल लेकर हमारे शहर में आ रहे हैं, इसलिए सुबह ही आपकी सेवा में हाजिर हो गए। लाइए आप माल दिखाइए और दाम ले लीजिए। हाँ हाँ, जोर से हंसने लगा था मंगतराम उनकी बात सुनकर। सेठ जी, आप तो हमारी बात पर हंसने लगे, क्या माल बेचने का इरादा नहीं है? अरे भाई लोगों, माल तो कब का बिक गया। क्या कह रहे हो आप सेठ जी? मैं ठीक कह रहा हूँ मित्रों, तुम लोगों के आने से पहले ही सेठ सुंदर दास ने सारे माल का सौदा कर लिया। उसने मुझे मुंह मांगे दाम दिए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं आता, सामने सेठ सुंदर दास के तंबू में जाकर उनसे मिल लो और वहां पड़े माल को अपनी आंखों से देख लो। अरे यह तो गजब गया, इस शहर में हमारे सिवा कोई और भी व्यापारी पैदा हो सकता है। यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह नया व्यापारी तो हमारा धंधा ही चौपट कर देगा। चलो हमें चलकर उससे सारा माल खरीद लेना चाहिए। मोटे से गोपी ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, हमें अपने धंधे को बचाना है। किसी न किसी तरह इस व्यापारी को इस शहर में काम करने से रोकना है। चलो जल्दी से उसने सारा माल खरीद लें, भले ही हमें कितना ही नफा क्यों ना देना पड़े। उसके दूसरे साथी एक आवाज में बोल उठे थे। सुंदर तो पहले से ही इस समय की प्रतीक्षा में बैठा था। उसे पता था कि यह सारा माल मेरे कब्जे में है, यह सारे व्यापारी मेरे पास ही आएंगे। यह सब समय समय की ही तो बातें हैं, नहीं तो ये बड़े बड़े सेठ कब मेरे जैसे साधारण युवक के पास आते हैं। यदि मैं भी भूल से इनके पास जाता तो यह मुझे घर से निकाल देते। और आज यह सब उस राजा के खजांची और मरे हुए चूहे की देन है। मरा हुआ चूहा क्या किसी को सेठ बना सकता है? इस बात पर कौन विश्वास करेगा? अभी सुंदर बैठा इस बारे में सोच ही रहा था कि शहर के सारे व्यापारी उसके तंबू में दाखिल हुए। सबके सब हाथ जोड़े थे। राम राम सुंदर सेठ। सुंदर सेठ, इन सेठों के मुंह से सेठ की उपाधि सुनकर सुंदर का दिल खुश हो गया था। वह सपना भी उसने घर से चलते समय कभी नहीं देखा था, किंतु आज समय ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। इतना सारा माल खरीदने की उसमें शक्ति कहां थी? केवल अपनी बुद्धि से ही तो उसने यह सारा माल अपने काबू में कर लिया था। इसे कहते हैं माल किसी का, कमाल किसी का। सेठ सुंदरदास जी, आप तो हम सबके बाजी मार गए। कौन सी बाजी सेठ लोगों? यह माल खरीदने की। खैर कोई बात नहीं, यह तो कारोबार का उसूल ही है, इधर का माल उधर
उधर का इधर। आपने मंगल सेठ से माल खरीदा, हम आपसे खरीदने आए हैं, लेकिन यह माल तो मैं स्वयं से ले जाकर बेचना चाहता हूँ। आप जानते हो कि मैंने मंगल सेठ को मुंह मांगे दाम दिए हैं। सुंदर अपनी नीति से माल का भाव चढ़ाना चाहता था। सुंदर सेठ, आप क्यों छोटे दुकानदारों को मुंह लगते हो? यह सब काम तो हम कर लेंगे और आपको भी बदले में पूरा पूरा नफा देंगे। बोलो, क्या नफा चाहते हो? सारे माल पर। व्यापार में शर्म का कोई काम नहीं, खुलकर बात करो। देखो सेठ भाइयों, यदि आप मुझे बहुत मजबूर करते हो तो मैं आपके कहने पर यह माल आपको बेच देता हूँ। मुझे सारे माल की लागत के ऊपर केवल 20,000 रुपये ही नफा चाहिए। कुल तो 2 लाख का माल है, हमें मंजूर है, सबने एक साथ कहा। आपको मंजूर है तो दीजिए और रुपये उठाइए माल, ताकि मैं भी घर जाकर आराम करूं। सेठ लोगों के पास रुपये की क्या कमी थी? सुंदर के एक इशारे पर ही उन्होंने चांदी के सिक्कों के ढेर लगा दिए। सुंदर ने सारा रुपया इकट्ठा किया और उस व्यापारी के पास चला गया जिसने माल खरीदा था। उसको बाकी रकम का भुगतान जैसे ही सुंदर ने किया तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। उससे पहली बार अपने माल के मुंह मांगे दाम मिले थे। इससे पूर्व तो वह सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उसे लूटते थे, आधे दाम भी नहीं देते थे। उस व्यापारी ने खुश होकर सुंदर को 10,000 रुपये अपनी तरफ से और दे दिए। सुंदर ने इतना सारा धन कमा लिया था कि अब वह वास्तव में ही इस शहर का सेठ बन गया था। सारे शहर के सेठ उसकी इज्जत करने लगे। उन्हें क्या पता था कि कल का यह साधारण युवक अपनी तीर बुद्धि और बुद्धिमानों से मिले ज्ञान से अमीर बन गया था। सुंदर का सबसे प्रिय मित्र वह हलवाई भी ही था जिसकी दुकान पर वह कई रातों तक सोया था। हर समय उस भद्र पुरुष ने उसकी पूरी पूरी सहायता की थी और इसके साथ ही सुंदर को राजा के उस कोषाध्यक्ष की भी याद आ गई जिससे वे पहले दिन के शब्द आज तक उसके कानों में गूंज रहे थे। कोई युवक यदि चाहे तो इस मरे हुए चूहे से अपना व्यापार आरंभ कर सकता है। हाँ, इस धन के कमाने के पीछे सारी शक्ति उसी राजा के खजांची की है। यदि वह रास्ता न दिखा था तो शायद वह इस शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी भी न कर सकता था। इस सारे धन में उस खजांची को आधा धन देना चाहिए, यही मेरा गुरु है। यह सोचकर सुंदर सुबह ही उस खजांची के घर की ओर चल पड़ा। खजांची का घर ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। जिस समय सुंदर उसके घर पर पहुंचा तो वह नहा धोकर पूजा करके राजा के यहाँ जाने को तैयार बैठे थे। एक अनजाने युवक को अपने घर में अचानक ही देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी ओर देखकर बोले, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु महाराज हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन मैंने तो आज पहली बार तुम्हें देखा है। हाँ गुरुजी, इसलिए तो मैं आपको पहली गुरु दक्षिणा देता हूँ, फिर सारी बात कहूँगा। गुरु दक्षिणा? आश्चर्य से खजांची की आंखें फैल गई थीं। हाँ गुरुजी। इतना कहते हुए सुंदर ने अपनी पीठ पर लदी धन की थैली का मुंह खोला और उसमें से आधा धन गिनकर खजांची को दे दिया। यह सब क्या है गुरुजी? यह आपके हिस्से का है। मैंने इस शहर में आकर आज जो भी धन कमाया है उसमें आप आधे के भागीदार हैं, क्योंकि एक दिन आपने ही यह कहा था कि कोई भी युवक यदि अकल से काम ले तो इस मरे हुए चूहे से भी बिना पूंजी के व्यापार शुरू कर सकता है। कोई भी युवक यदि अकल से काम ले तो इस मरे हुए चूहे से बिना पूंजी के व्यापार शुरू कर सकता है, और मैंने आपकी बात मानकर उस मरे हुए चूहे को वहां से उठा लिया था। आज आपकी ही कृपा से मैंने यह सारा धन उसी मरे चूहे से काम आरंभ करके कमाया है, इसलिए मेरे भाग्य विधाता आप ही हैं। आप इस धन में बराबर के भागीदार हैं। मगर यह सब कुछ हुआ कैसे? सुंदर ने खजांची को अपनी पूरी कहानी आरंभ से लेकर आज तक की सुना डाली। खजांची ने जैसे ही उस युवक के मुंह से कहानी सुनी तो आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। ऐसी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वास्तव में वह बालक बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी है। ऐसे युवक को तो संसार में सदा महान बनते हैं। इसके साथ ही वह युवक बहुत ईमानदार भी है। इसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि इसने अपने कमाए हुए इतने बड़े धन का आधा भाग उसे ला कर दिया है, जो उससे जानता तक नहीं। खजांची ने सुंदर को बड़े सम्मान से अपने पास बैठाया और उसकी इस बहादुरी, परिश्रम, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए प्यार से अपने गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। बेटा, तुमने मुझे अपना गुरु माना है ना? जी हाँ।
इसमें कोई संदेह नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। बेटा, आप शहर में आकर बहुत अमीर हो गए हो, यह सब आपकी कृपा है गुरुजी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटे? वे गांव में हैं। अब मैं उन्हें शहर ले आऊँगा, क्योंकि मैंने उन्हें यह वचन दिया था कि मैं बड़ा होकर आपको सुख दूंगा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तुम्हारी जैसी संतान को तो हर घर में जन्म लेना चाहिए। मैं तो अपने आप को सबसे अधिक भाग्यशाली मानता हूँ कि जिसके एक छोटे वचन ने तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। आज तुम्हारा नाम शहर में धनी लोगों की सूची में है बेटा। यह सब कुछ आपका है गुरुजी। आप मेरी ओर से इसे आधे धन को स्वीकार कर लीजिए। बेटे सुंदर, यदि मैं आपसे कुछ और मांगू तो क्या तुम मुझे देने का वचन दे सकते हो? गुरुजी, आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। एक बार आप हुक्म तो देकर देखो। बेटा, मेरी एक बेटी है। सच बात यह है कि यदि आप जीवित हो तो उस बेटी के लिए उसके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। अब मेरी इच्छा है कि उनकी शादी तुम्हारे जैसे किसी बुद्धिमान लड़के से कर दूं। गुरुजी, आप सुंदर की आवाज़ गले में ही फंस कर रह गई, जैसे उसने कोई अनहोनी बात सुनी हो। देखो बेटा, मैं जो कह रहा हूँ यही मेरी अंतिम हार्दिक इच्छा है। मैं यहाँ राजा का खजांची हूँ। मेरे पास रहने के लिए इतना बड़ा महल है, धन की कोई भी कमी नहीं। बस एक बार तुम यहाँ हाँ कह दो तो यह सारी संपत्ति मैं तुम्हें और अपनी बेटी को दे दूंगा। तुम चाहो तो अपने माँ बाप को भी यहीं रख सकते हो। क्या आप मुझे इस योग्य समझते हैं गुरुजी? तुम अब मेरे बेटे हो। बस मैंने बेटी देकर बेटा लिया है। मैं केवल तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। गुरुजी, मैं आपके आगे ना कैसे कह सकता हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी पाया है वह सब आपकी ही देन है। मेरे बेटे सुंदर, आज तुमने मेरे मन पर से बहुत बड़ा बोझा हटा दिया है। इतना कहते हुए खजांची सुंदर को प्यार किया और अंदर ले जाकर अपनी लड़की से मिलवाया। लक्ष्मी खजांची की लड़की का नाम था। मंगेतर सुंदर को देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर जब उसने पिताजी सुंदर की बहादुरी और परिश्रम की पूरी कहानी सुनाई, लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई। उसे ऐसे ही बहादुर, बुद्धिमान, परिश्रम पति की जरूरत थी। फिर सुंदर वास्तव में ही सुंदर भी था और शक्तिशाली जवान भी था। कुछ ही दिन के पश्चात जब सुंदर अपने गांव गया तो उसके नीचे राजा का एक घोड़ा था। उसके कपड़े बहुत बढ़िया थे, जिन्हें देखकर सब गांव वाले समझ गए सुंदर अब बड़ा आदमी बन गया। उसके माँ बाप की खुशी का तो कहना ही क्या था। वे तो अपने बेटे को इतना बना ठना देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुंदर अपने माँ बाप को शहर ले आया। उसकी शादी राजा के खजांची की लड़की लक्ष्मी से बड़ी धूमधाम से हुई और बड़े सुख और आराम से महल में रहने लगा।